इस बार के टेस्ट में सारी केमिस्ट्री आएगी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, है ना। 17 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के, 16 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के, बचे हुए 12 क्वेश्चंस फिजिकल के, है ना। हाँ, और दूसरी बात, कल आना पड़ेगा आपको, है ना। नहीं आना पड़ेगा, अब आप टाइमिंग आप डिसाइड कर लो। टाइमिंग दो में से एक टाइमिंग आप डिसाइड, आना भी 2 घंटे पड़ेगा। हाँ, एस ब्लॉक वाला चैप्टर कल खत्म। शाम को आओगे? अरे रुक जाओ, दो में से एक टाइम डिसाइड कर लो, मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ जो आपको आज शाम को तो वैसे ही एक सर आपके, सतीश सर ने छुट्टी ले ली है, तो बस वो उनकी भी सारी क्लासेस मैं लूंगा अब। तो मैं हो गया हूँ पूरा पैक शाम को। तो अच्छा, शाम को डाउट का टाइम भी नहीं, आज शाम को मत आना डाउट, वैसे तो आता नहीं, पर मैं बोल देता हूँ कि मत आना, है ना, क्योंकि आज भी नहीं मिलूंगा शाम में। तो नहीं नहीं, आना तो कल ही है, क्योंकि कल कोई क्लास नहीं है ना। अरे संडे को पूरी बिल्डिंग में टेस्ट रहता है, जब ऑप्शन बंद हो जाते हैं वो तो, है ना। अब आप डिसाइड, मैं लिख रहा हूँ 2 टाइमिंग, आप डिसाइड कर लो। या तो आप सुबह आ जाओ 10:30 से 12:30, एक ऑप्शन तो ये है आपके पास, है ना। और दूसरा ऑप्शन इवनिंग का है, आप आ जाओ 4:30 टू 6:30। जिसके ज्यादा वोट मिलेंगे, है ना, उसके ले लेंगे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। 1 के क्या ये हाथ, पहले 1 के लिए हैंड रेज कर लो, 2 के लिए हैंड रेज कर लो, 1 के ज्यादा वोट हो रहे हैं। सुबह का डाउट काउंटर में मिल जाऊंगा आपको 9 to 10:30, है ना। और बाकी टीचर्स भी सबकी 9 to 12:30 की टाइमिंग रहेगी। तो आपको अगर डाउट पूछने अपने टीचर से, तो आप 9 to 10:30 में सब टीचर मिल जाएंगे आपको। हम सबका टाइम वही रहेगा एक जैसा, पर मैं क्लास में आ जाऊंगा और आप भी क्लास में आ जाओगे, तो आप इससे पहले टाइम डाउट पूछ सकते हो अपने टीचर, और वो शाम को भी सब मिलेंगे आपको। शाम का टाइम भी तो 3:30 to 7 है सारे टीचर्स का, आप किसी से भी कभी भी डाउट पूछ सकते हो, है ना। अब अपने को कल सुबह इस टाइमिंग पे आना, ठीक है। आप मेरे को कोई शौक नहीं है, पर एक्चुअल में अपने पास लेक्चर नहीं बचा, है ना, इसलिए। क्योंकि आपके पास चार, कितने कितने बचे हैं, 4 चैप्टर, और लेक्चर भी कितने बचे हैं, 3। लेक्चर है 3, चैप्टर है 4, ठीक है। और एक मतलब ये तो आपके लिए अच्छी खबरें हैं, सुनो तो सही। और ठीक है, दूसरी बात ये कि भाई अपने पास अब 3 लेक्चर में से आज का लेक्चर नहीं काउंट किया, टोटल मिला के 4 लेक्चर है, पर आज तो पी खत्म होगा, फिर मुझे ऐसे स्टार्ट करना है, थोड़ा ऐसे स्टार्ट होगा, कल खत्म हो जाएगा ऐसे, तो इस तरह से अपने पास थोड़ा सा शॉर्टेज है टाइमिंग को लेकर, इसीलिए छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो सारे एक एक दिन के ही हैं, पर अपने को टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप कल आ जाओगे थोड़ा सही रहेगा, है ना। चलो अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। पी ब्लॉक में कल हमने कहा था कंप्लीट कर लिया था, जो जो मैं बोल रहा हूँ वापस से रिपीट करना मेरे साथ। हमारे पास कल हमने कौन सा ग्रुप एंड किया, 16। ग्रुप 16 में एक तो हमारे पास था O2, ठीक है। O2 के बाद हमने पढ़ा O3, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं, बट O2 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक और है एसिड जिसका नाम है H2SO4, पर जब ये कंसंट्रेटेड होगा तभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, और जब ये डाइल्यूटेड रहेगा तब ये सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा, एसिड। इसके अलावा 2 रिड्यूसिंग एजेंट थे,
SO2 and H2S। अब O3 के बारे में दो इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल एनालिसिस हमने पढ़े थे उनमें से पहला था टेलिंग ऑफ मरकरी और दूसरा था बेटा एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, नाउ हम लास्ट में जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, H2SO4। H2SO4 कैसे एक्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर का क्या होना चाहिए उसके लिए, कंसंट्रेटेड H2SO4। खुद को रिड्यूस करेगा, बताओ खुद को किस में रिड्यूस करेगा, SO2 में। यानी कि जब ये खुद को रिड्यूस करेगा तो +6 से किस स्टेट में जाएगा, +4 में। खुद का रिडक्शन तभी तो दूसरों का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। और इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन हमने 10th वाला किया भी था कि एक इक्वेशन उसमें आई हुई है कि सल्फर को सीधे किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, SO2 में। तो 0 से बेटा किस में ले गया इसको, +4 में। ऐसे ही कार्बन को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, CO2 में। समझ गए मेरी बात, ठीक है। और इसी तरह से कॉपर को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, कॉपर सल्फेट में। तो ये हमने इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की कुछ रिएक्शंस देखी थी जब ये किस स्टेट में होगा, कंसंट्रेट। अब इसका एक और फंक्शन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट जब ये कंसंट्रेटेड होगा तब इसका एक और फंक्शन हम पढ़ते हैं, कौन सा वाला, डिहाइड्रेशन वाला। अब डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर रिमूव। याद करो जब हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ रहे थे तो आपने इसमें से वाटर रिमूव कराया था, बताओ क्या बना था, वाटर हटा दो, OH और H, तो क्या बच गया, CO। इसी तरह से ऑक्जेलिक एसिड से क्या बनाया था, CO प्लस CO2। और इसी तरह से आपने मेलोनिक एसिड से क्या बनाया था, कार्बन सब ऑक्साइड। और इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है इस डिहाइड्रेशन का, चेयरिंग ऑफ शुगर, यानी कि शुगर में से वाटर रिमूव। तो शुगर का फॉर्मूला बोलो बेटा, C12H22O11 कंसंट्रेटेड H2SO4। इसमें से वाटर रिमूव हुआ तो हमें ब्लैक मास मिला और उसको हम क्या बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट H2SO4 जो कल हमें लास्ट में पढ़ना था, पर टाइम की कमी होने की वजह से हमने सिर्फ यहां तक ही पढ़ा था, ये नेचर हमने लेफ्ट आउट कर दिया था। तो दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन सी फैमिली खत्म हो गई बेटा इसके साथ, ऑक्सीजन। लिख लिया, CHARR। इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं, कुछ इसको चारिंग बोलते हैं, कुछ इसको चेरिंग बोलते हैं। अल्टीमेटली वाटर रिमूव करना है ना।
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बेटा, है ना। ग्रुप 17, बताओ ग्रुप 17 का जनरल नेम क्या है? हेलोजेंस। व्हाई दे आर नोन एज हेलोजेंस? सॉल्ट फॉर्मिंग नेचर की वजह से। इस वाले ग्रुप में पहली बार हमें कलर्स देखने को मिले। F2, Cl2, Br2 और I2, ये चार हम हेलोजेंस कंसीडर करते हैं, और इन चारों में कलर्स भी होते हैं। आपको याद है फ्लोरीन होता है येलो, ग्रीन होता है, ये क्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन होता है रेडिश ब्राउन या रेड ब्राउन या ओनली ब्राउन, एंड दिस इज वायलेट। इस तरह से हमें इनमें कलर्स नजर आए, और आप याद करिए हमने इनका कलर का एक रीजन पढ़ लिया था, होमो लूमो ट्रांजिशन, कि इन्हीं में देखने को मिलता है हमें एक स्पेशल फीचर कि में होमोल्यूमो ट्रांजिशन एग्जिस्ट करता है। कलर के कितने रीजन बताए थे? चार, सिर्फ वही चार होते हैं। पहला रीजन क्या है? डी डी ट्रांजिशन। दूसरा रीजन क्या है? चार्ज का ट्रांसफर। तीसरा ये होमोल्यूमो, और चौथा रीजन क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर। ये चार रीजन थे, है ना। अक्सर कर हम कलर को किसके साथ रिलेट करके जनरली देख लेते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो हमारा एक छोटा जुगाड़ है, वो कोई परफेक्ट वो नहीं है फीचर, बस वो एक जुगाड़ है कि भाई जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसके पास क्या होने की पॉसिबिलिटी है? कलर। पर एक्चुअल रीजन वही चार होते हैं बस, है ना बेटा, होमोल्यूमो। अब इस फैमिली में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं। मैं उन ऑर्डर्स को एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं, वो हम सबने एक एक बार देखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स में सबसे पहला ऑर्डर है ईएन का। बताओ किसकी ईएन सबसे ज्यादा? फ्लोरीन। ऑर्डर क्या रहेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अच्छा, ये ऑर्डर इनका ईएन का, एसआरपी का भी ऑर्डर है पॉजिटिव्स में। किसका भी ऑर्डर है? पॉजिटिव में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का भी ऑर्डर होता है। हाँ, अच्छा, एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब इस ऑर्डर का यूज करेंगे कैसे? देखो बोर्ड पर, फ्लोरीन इन तीनों से रिएक्टिव है, तो फ्लोरीन इन तीनों का क्या कर सकता है? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन किसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता? क्योंकि वो उससे ज्यादा रिएक्टिव। ब्रोमीन किसका रिडक्शन कर सकता है? आयोडीन किसका रिडक्शन करेगा इन तीनों में से? इसलिए ये किसको टारगेट करता है? कॉपर को। याद करो आप, कॉपर +2 में होता था, और वो उसको रिड्यूस करके किस में लिया था? +1 में। हमने ये कहीं पढ़ा है? किसमें? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। सेम बिहेव आयोडाइड की तरह कौन भी करता था? साइनाइड। ये वाला रिलेशन आगे आएगा कि ये दोनों ही कॉपर के +2 को किसमें कन्वर्ट करने का काम करते हैं? +1। कैसा बिहेव करते हैं? रिड्यूसिंग। अभी तो ये बात समझ में आ गई। चलो आगे, ईए का ऑर्डर बताओ। ईए के ऑर्डर में क्या स्लाइड चेंज आएगा? क्लोरीन जंप करके फ्लोरीन से आगे। क्या हमने इसके बारे में पढ़ा था? क्योंकि सर इसमें रिपल्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी कम रिलीज हो पाता है। इसके बाद हमने एक और ऑर्डर पढ़ा था, जो मैंने आपसे कहा था बेटा इसका अपने पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बॉन्ड डिसोसिएशन। क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने 2-3 जगह आपको बोला कि इसके हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। एक तो ये जगह बोली थी, और एक एल्यूमिनियम और गैलियम का रेडियस, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद हमने इनका एक और नेचर पढ़ा, रिड्यूसिंग नेचर वाला। तो रिड्यूसिंग में याद करो क्या लिखा था? आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, और सबसे पीछे कौन था? फ्लोराइड। इसी तरह से एक और ऑर्डर है ऑक्सीडाइजिंग का। ऑक्सीडाइजिंग का ऑर्डर इसका ठीक रिवर्स।
सबसे पीछे आयोडीन, उसके आगे ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और सबसे आगे फ्लोरीन। तो इस वाली फैमिली में ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, और कौन कौन से हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान होने चाहिए। एक तो ये बॉन्ड एसोसिएशन वाला, और एक ये फर्स्ट। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। बताओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर मुझे देखनी हो तो मैं कौन सा ऑर्डर यूज करूं? ईएन से। यानी कि अगर फ्लोरीन है तो वो किन किन हैलाइड्स का ऑक्सीडेशन या डिस्प्लेसमेंट कर सकता है? तीनों का। कौन तीनों? तो खुद बन जाएगा नेगेटिव, और इनको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। है ना? इसका मतलब ईएन के बेसिस पे मैं ये सारे आंसर कर सकता हूं कि मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस लेस रिएक्ट। और रिएक्टिविटी किससे डिसाइड करेंगे बताओ? ईएन से। है ना? अगर यहां पर एफ है तो एक्स कौन कौन होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। है ना? और अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो बेटा, तो फिर यहाँ एक्स कौन हो जाएगा? ब्रोमीन और आयोडीन। फिर Cl माइनस बनेगा, और X2 में ब्रोमाइड, और मतलब ब्रोमीन से ब्रोमाइड से ब्रोमीन, आयोडाइड से आयोडीन। हर एक ग्रुप में तीन तरह की रिएक्शन हम पढ़ते हुए आए थे। फर्स्ट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो ये सब अपने क्या बनाएंगे? हाइड्राइड, जिन्हें हम एसिड भी बोल सकते हैं। HF, HCl, HBr और HI। बताइए, ऊपर से नीचे आने पर कौन कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज, और लुईस बेस इसमें कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें लॉन पेयर के ऐसा हमने कोई लुईस बेस कैरेक्टर नहीं देखा था। है ना? अब हम यहां पर हमने जो यूज किए थे ना बेटा, वो हेलाइड्स थे, इस तरह से एसिड्स नहीं थे, इसलिए दो ही कैरेक्टर पर आकर मैं रुक गया हूं। हाँ, थर्मल स्टेबिलिटी क्या बोलेंगे हम? डिक्रीज। तभी तो ऊपर वाले दोनों कैरेक्टर्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, आप ये लिखो, एक मिनट आए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराई हो, वो 2 दिन में जमा करा। सेकंड, रिएक्शन विद हेलोजन्स ले लो पहले। अब आप याद करो, दो हेलोजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो मिलकर क्या बनाएंगे? इंटर हेलोजन। क्या हमने बना रखे? बोलो कौन कौन से थे? एक्स, X1, X3, X5, X7। इसमें दो हेलोजन है। एक्स कौन सा वाला है? लार्ज साइज, जिसकी ईएन कम। और एक्स डैश कौन है? स्मॉल साइज्ड, जिसकी ईएन ज्यादा। समझ गए मेरी बात? तो इस तरह से चार तरह के हम क्या बनाएंगे? इंटर हेलोजन। अब आप लिखो, फिर हम इसके बारे में और कुछ बातें करते हैं। इसमें इस बार मैंने उनको नहीं लिया बेटा, लुइस बेसिक कैरेक्टर को, क्योंकि वहां पर एसिड कोई लुइस बेसिक कैरेक्टर नहीं दिखाता था। है ना?
कौन दिखाता था लुईस बेसिक कैरेक्टर? हेलाइट्स। इसलिए मैंने वो जानबूझ के नहीं लिया। वो किस पे डिसाइड होता है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। लिख लिया क्या आप लोगों ने? तभी इतनी जल्दी जल्दी बातें कर रहे हैं। हाँ, क्या हो गया? इसको कुछ हुआ? हाँ। अच्छा, बोर्ड साफ करने क्या? आ जाओ भाई, मैं तो चाहता हूँ कोई यहीं बैठ जाए। इसको रब कर रहा हूँ अब मैं, है ना? आज बोर्ड पे ऐसा क्या है जो इसको साफ करना है? मुझे तो कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा ये इसको साफ करना। यस, देखिए बोर्ड पर अब जल्दी से इनके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। बताओ वहां पर देखकर, इंटर हेलोजन जब बन गया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ICL, और इसका कंपैरिजन करके देखते हैं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। यानी कि एक इंटर हेलोजन है और दूसरा मेरे पास इनमें से कोई एक उठा लिया मैंने, है ना, जस्ट टू कंपेयर। बताओ दोनों में किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या उसकी? ICL की। क्यों? हाँ सर, यहां पर EN का डिफरेंस नॉट इक्वल टू जीरो है, जबकि यहां पर EN का डिफरेंस इक्वल टू जीरो। तो ये थोड़ा सा नेचर में कैसा है? पोलर। और ये क्या है? नॉन पोलर। और हमें मालूम है जो होता है पोलर उसमें कौन सा कैरेक्टर होता है? आयनिक। इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा। तो सबसे पहला कंपैरिजन तो हमने किसका कर लिया? स्ट्रेंथ का। दूसरा बताओ, इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? ये कि ये? यही होगा। आयनिक आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कोवेलेंट। तो स्ट्रेंथ ज्यादा और रिएक्टिविटी भी ज्यादा। बताओ, ये कलर्ड है, ये रहा ना? तो इसमें कलर गायब होना चाहिए। क्यों गायब होना चाहिए? क्योंकि सर यहां पर तो हमने बोला था होमोल्यूमो हो रहा था, यहां पे कैसे होगा होमोल्यूमो? इसका मतलब यहां पे कलर होने के चांसेस कम है। ठीक है, ये भी कोवेलेंट है, पर ये भी कोवेलेंट है, पर कैसा वाला कोवेलेंट है? पोलर को।
सो ऐसे कुछ फीचर्स हो सकते हैं। हाँ, इसमें फिजिकल स्टेट को लेके बहुत सारी बातें हैं कि किसी की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, किसी की फिजिकल स्टेट गैस है। तो जनरली फिजिकल स्टेट कैसी आएगी? गैसियस। पर कुछ कुछ की क्या भी हो सकती है? सॉलिड भी हो सकती है। तो जनरल फिजिकल स्टेट क्या बोलोगे बेटा? गैस बोलोगे, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, दोनों ही कैसे हैं? से ऑलमोस्ट ईएन का बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर क्रिएट नहीं होता। हाँ, पर इनका एक यूज है। यूज है इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम, है ना। यूरेनियम आपको याद है एक न्यूक्लियर फ्यूल है। अब ये नेचर में मिलेगा तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी हो सकती है, उनको दूर। हेलो। será homónimo. ये सांबा सांबा वो तो अच्छा हुआ उसने देख लिया, कैमरा भी हेड डाउन कर लिया। देखो फिर वापस, यहां पर हम पढ़ रहे थे कि ICl इज मोर रिएक्टिव देन Cl2। रीजन क्या है कि यहाँ पर बॉन्ड थोड़ा सा कैसा है? पोलर, क्योंकि En का डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0। यहाँ En का डिफरेंस क्या हो गया? 0। इसीलिए ये वाला बॉन्ड थोड़ा रिएक्टिव ज्यादा है और इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। इसके अलावा हम ये बात कर रहे थे कि इनका क्या प्रैक्टिकल यूज है। तो इनका प्रैक्टिकल यूज है इनरिचमेंट। किसका इनरिचमेंट करा? यूरेनियम। ये एक तरह के फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। क्या बोलेंगे इनको अपन? फ्लोरिनेटिंग, क्योंकि इन्होंने क्या दे दिया अपना? फ्लोरीन। इसलिए इनका फंक्शन किसकी तरह है? एज ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट। और जब यहाँ पर ये अपनी इंप्योरिटीज को छोड़कर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो हम इसको बोलेंगे कि यूरेनियम का क्या हो गया? इनरिचमेंट। यानी कि इंप्योरिटीज कम हो गई है और यूरेनियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज। दैट होल प्रोसेस इज नोन एज इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। डन। अब एक काम करो, सब लोग एक बारी मॉड्यूल में, ठीक है, पेज नंबर सब लोग आ जाओ 49 पे, सॉरी 47 पे। कुछ लाइंस जो है 51 पे आओ आप तो सीधे, है ना। 51 पे इंटर हेलोजन की कुछ प्रॉपर्टीज हम उसमें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ प्रॉपर्टीज तो समझ ली है। अब देखो बेटा, प्रॉपर्टी 51 पे आ गए सब लोग। मैं बोलते जा रहा हूं प्रॉपर्टीज में। इसने पहले तो देखो कुछ कंपाउंड्स को किस में बताया? गैस में। कुछ को किस में बताया? लिक्विड में। और कुछ को किस में बताया? सॉलिड्स में। तो इस तरह से हमारे लिए याद करना पॉसिबल नहीं है कि भाई कौन कौन लिक्विड है, कौन कौन गैस है और कौन कौन सॉलिड है। तो इन चीजों पे अपन बिल्कुल फोकस करें कि सारी स्टेट्स अवेलेबल हो सकती हैं और गैसेस स्टेट ज्यादा दिखाई देगी।
अब आ जाओ सेकंड, इंटर हेलोजेंस में जो फ्लोरीन वाले होते हैं अक्सर कर वो कलरलेस होते हैं। अब वो कलरलेस क्यों होते हैं, इसका रीजन आप याद करो। जैसे जैसे आपके पास साइज बढ़ेगा एनायन का, वैसे वैसे कौन सा कैरेक्टर बढ़ता जाता है, कोवेलेंट। और ये हमने किसमें पढ़ा था, पोलराइजेशन में, कि जितना ज्यादा साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा फजान के अकॉर्डिंग कौन सी चीज बढ़ती चली जाएगी, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। और जिसके पास जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसके पास उतने ही कलर आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। अब कैसे हमने देखा था, एजीएफ याद करो, एजीएफ को हमने कौन से कलर का बोला था, कलरलेस। एजीसीएल को व्हाइट, इसको एजीबीआर है येलो, और याद करो एजीआई को हमने क्या बोला था, डार्क येलो। तो किसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं कलर को, कि सर जैसे जैसे साइज बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा कलर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। ये हमने कलर के रीजन में पढ़ा था। तो देखो सबसे छोटा एनायन कौन होता है, फ्लोरीन। तो यहाँ भी वही चल रहा है कि अगर फ्लोरीन होगा तो कलरलेस होने के चांसेस होंगे, और जैसे जैसे बड़ा एनायन आएगा तो कलर बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आओ, इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर वेट भी कब बढ़ेगा, जब बड़े साइज के आएंगे, क्योंकि उनका वेट भी ज्यादा है। नेक्स्ट, सारे के सारे इंटर हेलोजेंस कैसे होंगे बेटा, कोवेलेंट, क्योंकि हमें मालूम है ईएन का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। कौन से वाले कोवेलेंट है, ये पोलर। नेक्स्ट, डायमैग्नेटिक हो गए, क्यों, क्योंकि सर हर हेलोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, क्योंकि सभी के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, D7, सॉरी D7 क्यों है ना, P5 है ना। तो P5 होने की वजह से सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन क्या बचा हुआ है, अनपेयर्ड। और उसी से तो बनाएंगे बॉन्ड, जब उसी से बॉन्ड बनाएंगे तो नेचर कैसी हो जाएगी, डायमैग्नेटिक। ठीक, फिर उसके बाद सिंस ऑल द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो बॉन्डिंग के हो चाहे नॉन बॉन्डिंग को, सारे पेयर्ड हैं, इसलिए कैरेक्टर हमेशा कैसा रहेगा, डाय। और आप याद करो हमने डाय और पैरा के सिर्फ दो ही तरह के केसेस पढ़े हैं, इवन नंबर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे डायामैग्नेटिक, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पैरामैग्नेटिक। बस इवन में 3 केस आए थे, बॉस, B2O2S2, जरूर वहां पर कौन सा कैरेक्टर बन गया था, पैरा, और उसको किसने एक्सप्लेन किया था, MOT। नेक्स्ट, इंटर हेलोजेंस की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी बेटा, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड थोड़ा सा कैसा है, पोलर है। और लास्ट देखो इसका यूज हम किसमें कर सकते हैं, इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। डन। इसलिए हमने इंटर हेलोजन की कुछ प्रॉपर्टीज वहां से देख ली। तो मैंने 2 प्रॉपर्टी तो यहाँ पे मेंशन कर ही दी है, स्ट्रेंथ और रिएक्टिविटी, क्योंकि यही दोनों चीजें मैं ईएन के डिफरेंस से आसानी से नोटिफाई कर सकता था। अब आ जाइए नेक्स्ट, अपने पास इस ग्रुप में 2 कंपाउंड्स हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहला कंपाउंड, अच्छा अभी तो हमने किसके साथ रिएक्शन पढ़ ली है, हाइड्रोजन और हेलोजन। अभी किसके साथ रिएक्शन बाकी है, ऑक्सीजन के साथ। थर्ड, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब मुझे बताइएगा, ऑक्सीजन के साथ अगर फ्लोरीन रिएक्शन करे तो ये 2 तरह के मेरे पास प्रोडक्ट बनेंगे। बताओ ये दोनों प्रोडक्ट क्या कहलाएंगे, फ्लोराइड या ऑक्साइड, फ्लोराइड की ऑक्साइड। टेक्निकली तो फ्लोराइड ही है, क्योंकि जिसकी ईएन ज्यादा वही पीछे होता है, तो इसका मतलब ये है फ्लोराइड। मॉड्यूल में इनको ऑक्साइड लिखा हुआ है तो टेक्निकली वो गलत है, इनको होना क्या चाहिए, फ्लोराइड। क्यों होना चाहिए समझ गए, क्योंकि फ्लोरीन की ईएन ज्यादा है बेटा, तो इसका नाम लिखेंगे ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड। दोनों ही हाईली अनस्टेबल है। रीजन है कि ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस। प्लस चार्ज आने का मतलब ईएन जिसकी ज्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब हाईली अनस्टेबल। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट क्या है, अनस्टेबल, इसीलिए इनका यूज करते हैं। सो यूज्ड एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अगेन क्या रिलीज हो जाएगा, फ्लोरीन, फ्लोरिनेटिंग एजेंट।
और इसीलिए इनका यूज किस में होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, जहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? प्लूटोनियम। क्या अपने आसपास भी कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है? यहां से 50 किलोमीटर दूर रावत भाटा पावर प्रोजेक्ट है, वो भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का? उसमें से निकलते हैं वेस्ट, और वो वेस्ट होते हैं जो रेडिएशंस रेडिएट करते हैं। उनका एक वेस्ट है बेटा प्लूटोनियम। अगर प्लूटोनियम को एनवायरनमेंट में ऐसे थ्रो कर दिया जाए तो प्लूटोनियम क्या करेगा? रेडिएशंस निकालेगा, और रेडिएशंस मालूम है कितनी हार्मफुल होती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हमको याद है, हिरोशिमा नागासाकी हमको याद है, चेरनोबिल वाला कंसेप्ट सब हमें याद है ना। तो इसका मतलब इसको ऐसे नहीं फेंक सकते, इसीलिए इसको किससे ट्रीट कराते हैं? O2F2 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? PuF6 में। तो अब इसकी वो वाली जो प्रॉपर्टी है रेडिएशन वाली, वो सप्रेस हो गई, क्योंकि अब ये नहीं रहा, किस में कन्वर्ट हो गया? एक कंपाउंड में। और ऐसा होते समय उनकी रेडियो एक्टिव नेचर क्या हो जाती है? सप्रेस हो जाती है। जैसे H2O2 मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। H2O बहुत सारी कैलोरीफिक वैल्यू, O2 हेल्पफुल इन कंबशन, और बना हुआ H2O क्या होता है? उल्टा बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे ही जब कोई कंपाउंड बन जाएगा तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? ऑल्टर। इसीलिए हम इनका यूज किसमें करते हैं? इस तरह से इसकी इस रेडियो एक्टिव नेचर को सप्रेस करने के लिए। तो कैसा फंक्शन हो गया बेटा? फ्लोरिनेटिंग। ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन के बहुत सारे ऑक्साइड बनेंगे। तो ऑक्सीजन में Cl2O, Cl2O7, ये तो हमने देखे भी थे, है ना। और स्पेशल जो है वो है ClO2। दिस इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, जिसका काम क्या करना होता है? ब्लीच करना। और ये जो ब्लीचिंग है कहाँ पे की जाती है? वुड पल्प, जिनसे बनता है पेपर, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो दो जगह इसका मेजर यूज है। तो जो भी हम ऑक्साइड पढ़ रहे हैं उनका कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस है। मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमसे ऑक्साइड के बारे में और कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया है कि जो ऑक्साइड बने हैं क्या उनका कोई यूज है या नहीं है। तो हमने समझ लिया इसका यूज किसकी तरह है? फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह। इसका यूज किसकी तरह? ब्लीचिंग एजेंट। इसके अलावा ब्रोमीन, और कौन बचा बेटा? आयोडीन। Oxides of bromine and iodine are used as oxidizing agents। उनका यूज हम किस में करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हाईली अनस्टेबल टाइप के ही हैं। सभी के ऊपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है? पॉजिटिव्स। और एक खास I4O7 या I4O5, दोनों में से कुछ एक होगा, यूज्ड in estimation of carbon monoxide, the I2O5 है ना। इसका यूज किसमें करेंगे? एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दी जैसे हमने ओजोन का एस्टिमेशन किया था ना, सिमिलरली वही मेथड है, पर इसमें इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है। वो प्रैक्टिकल यूज हमें नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिया बेटा। तो ये यूजेस तो आपको लगातार अपने मॉड्यूल का हर दिन 2 या 1 पेज पढ़ते रहो यूजेस का, ताकि कोई ना कोई यूज याद हो जाए, और उसका कोई क्वेश्चन आ गया तो वो सीधे अपने क्वेश्चन सॉल्व होगा। अदरवाइज हमें यूजेस के लिए इतना ज्यादा हम ध्यान नहीं रख पाएंगे। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, 1-2 पेज अपने मॉड्यूल का। एनसीईआरटी भी पढ़िए अब तो, है ना। ब्लॉक जब भी पढ़ने हो किससे भी साथ साथ पढ़ो, एनसीईआरटी से भी पढ़ो। कोई पॉइंट हो एनसीईआरटी का जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो तो आकर पूछो, है ना। डन। तो ये हमारे पास किसके बारे में आ गया है? ऑक्साइड। अच्छा, इसमें एक खास वर्ड यूज हुआ है, वो मैं यहां लिख रहा हूं, मिडिल रो एनोमैली। मिडिल रो एनोमैली। एनोमैली का मतलब होता है गड़बड़, बीच में होने वाली गड़बड़। तो अब आप देखो यहाँ पे मैं एक ऑर्डर बना रहा हूं, ICl-Br। फ्लोरीन के तो होंगे ही नहीं, ये किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। अब इसमें आपको क्या गड़बड़ नजर आ रही है?
कि सर या तो ट्रेंड होना चाहिए था घटता हुआ, डिक्रीजिंग, या फिर इंक्रीजिंग। इसमें तो गड़बड़ है। आयोडीन के बाद ब्रोमीन को आना था, क्लोरीन आ गया, है ना। या फिर आप इसमें आयोडीन को पीछे पीछे भेज देते। तो ऐसा जो ऑर्डर है, इसी ऑर्डर की वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, मिडिल रो एनोमैली, कि हमें एक ऑर्डर रेगुलर ऑर्डर की तरह दिखाई नहीं दे रहा। तो बिकॉज ऑफ दिस is this process is known as middle row anomaly. Done? ये वाला पार्ट हटा रहा हूं मैं ना। इस ग्रुप में हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। सबसे पहले है क्लोरीन। क्या क्या फंक्शन है क्लोरीन का हमारी लाइफ में? एक तो ये ब्लीचिंग एजेंट है। याद करो जब ब्लीचिंग एजेंट पढ़ा था तो हमने क्लोरीन का यूज किया था ऑक्सीडेशन के थ्रू। दूसरा ये डिसइंफेक्टेंट है, स्विमिंग पूल्स के वाटर को प्योरीफाई करने के काम आता। तो चलो इसको बनाया जाए। सीधा सा मेथड हो सकता है कि सर हम एक क्लोराइड का सोर्स ले लेते हैं, कोई सा भी क्लोराइड का सोर्स ले लो, फॉर एग्जांपल HCl ही ले लेते हैं। बस इसका क्या करते जाना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। तो जो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनमें से एक दो का यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक तो मैं यूज कर लेता हूँ MnO2, एक यूज कर लेता हूँ KMnO4, और K2Cr2 दोनों एक जैसे रहेंगे। और एक मैं यूज कर लेता हूं यहाँ पर सबसे सस्ते ओजोन ऑक्सीजन का ही। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इनका क्या होगा, रिडक्शन। तो अब यहाँ देखो, अगर इसका ऑक्सीडेशन होकर ये Cl2 बना तो ये +4 से चला जाएगा +2 में, और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, MnCl2। ये है तो अपने को याद है दो दो मेटल है ना, इसी का ही रिडक्शन हो सकता है, इसका तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, KCl, और ये +7 से किस में जाएगा बेटा, +2 में। तो क्या बन गया, MnCl2। ठीक है, बाकी मेरे को क्या बनाना है, क्लोरीन, और एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O। ऑक्सीजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो माइनस में चला जाएगा H2O, और क्लोरीन हमें मिल जाएगा Cl2। तो देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिर्फ यही हो रहा है इस पूरे में, है ना। इस वाला प्रोसेस ये खास है, इसको बोलते हैं डेकॉन्स प्रोसेस। दिस इज नोन एज डेकॉन्स प्रोसेस, और इसमें एक कैटलिस्ट है CuCl2। तो ये वाला प्रोसेस हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसा प्रोसेस आ गया, नेम प्रोसेस। अब तक बताओ कितने नेम आए, पहला कौन सा था, हेवर्स, दूसरा ओस्टवॉल्ड, तीसरा कॉन्टेक्ट, और चौथा ये डेकन्स प्रोसेस। क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर का मतलब है क्लोरीन के साथ क्या लिखा हुआ हो, वाटर। अब आपको याद है ये मिलकर एक डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन दी थी इन्होंने, क्या क्या बनाया था, HCl और HOCl। डिस्प्रोपोर्शन थी कि नहीं थी, ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए ये जल्दी से HCl रिलीज करके क्या बनाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ेगी उसका क्या कर देगी, ब्लीचिंग भी करेगी और ऑक्सीडेशन। ब्लीचिंग किसके थ्रू होती है, ऑक्सीडेशन के टाइम। तो अपने पास यहाँ पर नहीं, अब कुछ नहीं है ना, वो हमारी आपस की बात।
अब यहाँ पर देखो ये जो क्लोरीन वाटर है किसकी तरह यूज होगा बेटा? ब्लीचिंग एजेंट प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये डिस्प्रपोर्शन है ना? डिस्प्रपोर्शन। अब इसमें आपको जब भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन आती है तो आप याद करो हमें सब क्या करना होता है? लो से सबको कहां पहुंचाना होता है? हाई, है ना? सबको लो से हाई। नाइट्राइट होगा तो क्या बना दोगे? नाइट्रेट। सल्फाइड होगा तो क्या बना दोगे? सल्फेट। एग्जैक्टली वही है जो बाकी सब जगह देख कर आए। अब इसमें बेटा आपको दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहला रिएक्शन विद अमोनिया। याद करिए हमने कुछ ये रिएक्शन पढ़ लिए जब अमोनिया पढ़ रहे थे। क्या बनाया था? एक एक्सप्लोजिव, है ना? हाँ, Cl2 की रिएक्शन नाइट अमोनिया से हो और अमोनिया किस में हो? एक्सिस में। तो आप याद करो हमने क्या बनाया था? NH4Cl और Cl2 N2, है ना? जब कौन एक्सिस में था? अमोनिया। और दूसरा था जब Cl2 एक्सिस में हो तो एक एक्सप्लोजिव बन जाता था। क्या बनता था? NCl3 और साथ में HCl। और मैंने याद करने के लिए ऐसे बोला था जो ज्यादा हो उसके दो प्रोडक्ट। देखो नाइट्रोजन ज्यादा है ना, तो दो प्रोडक्ट नाइट्रोजन के। यहाँ कौन ज्यादा है? क्लोरीन, इसलिए दो प्रोडक्ट क्लोरीन के। और ये मेरे पास क्या है? एक्सप्लोजिव। किस वजह से इंपॉर्टेंट हो गया बताओ ये रिएक्शन? क्योंकि सर यहाँ पर एक के एक्सिस में होने से प्रोडक्ट ऑल्टर हो रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो डिस्प्रपोर्शन में लिखेंगे आप, रिएक्शन विद NaOH। अब यहां पर भी इतना ही डिफरेंस आएगा कि NaOH या तो एक्सिस में, यू कंटिन्यू। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, और इसमें मैं लगा रहा हूं डबल स्टार। डबल स्टार का रीजन है NaOH के साथ कंसंट्रेशन का चलेगा। ये आपने ना 12th में पढ़ी हुई इक्वेशन में वही लिख रहा हूं। अगर Cl2 की रिएक्शन डाइल्यूट और कोल्ड NaOH के साथ हुआ तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। और अगर यही रिएक्शन हॉट और कंसंट्रेटेड के साथ हुआ तो प्रोडक्ट अलग बने। और इस प्रोडक्ट का आइडिया यहां से लेना। देखो बेटा, पहले केस में आपके पास नॉर्मल प्रोडक्ट बन रहा है। एक तो क्या बन रहा है? HCl, और एक क्या बन रहा है? HOCl। तो बस यहां पर किसको इंट्रोड्यूस करा दो? सोडियम को। तो बताओ सोडियम इस H को रिप्लेस करेगा?
तो एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl। फिर यहां पर ये इसको रिप्लेस करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, NaOCl। अब मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी। इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ नहीं सकती, बढ़ेगी तो इसी की। ये यहाँ पे भी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में चल रहा है, +1 में। ये +1 से सीधा कहां पहुंचेगा, +5, क्योंकि अपने को याद है +1 और +3 दोनों ही अस होते हैं। नेक्स्ट अवेलेबल क्या है, +5, इसीलिए यहां पर एक प्रोडक्ट तो वैसे ही बनेगा NaCl, क्योंकि इसमें तो चेंज कर नहीं सकते थे आप। ये क्या बनेगा, NaClO3, क्योंकि आप याद करो HClO3 होता है, HClO3 का H हटाकर मैंने क्या लगा दिया, Na। अब जल्दी जल्दी दोनों के नाम बताओ। HOCl का नाम क्या था, हाइपोक्लोरस। और अस में से H जाए तो IT आता है, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइट। और इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोरेट, क्योंकि ये क्लोरिक था। तो एक हटेगा तो 8 आएगा, तो इसका नाम क्या बन गया, सोडियम क्लोरेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता दो, यहाँ पे क्या चल रही है, 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +5। क्या दोनों डिस्प्रपोर्शन में काउंट होंगी, यस सर, बोथ आर डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। अब देखो तो कितनी हो गई लास्ट में, इन दोनों को काउंट करके तो ज्यादा हो गई होंगी। 3 तो अभी चल रही है बोर्ड पे, 1 2 3 है ना, N2O4Cl2O6 5, HNO2 H3PO3 7, 7 तो वही हो गई, एक ऐसी Cl4 वाली, है ना। हो गई पूरे। और एक वो सल्फर की वाटर के साथ, फास्फोरस की वाटर के साथ, लिख तो लिया अपन ने वो सब। और अभी आएगी एक आगे, हाँ ये लिखी हुई है ना, हाँ ये तुम लोगों को भी गर्मी लग रही क्या, उसको बोल देना बच्चे तू जा रहा है तो। डन, अब आगे चलते हैं। हाँ बेटा, देखो आप यहाँ पे क्या इंक्रीज कर दिया अपन ने, कंसंट्रेशन। अब आप पहले यहाँ देखो, Cl2 की रिएक्शन मैंने किससे कराई थी, वाटर से, तो एक तो HCl बना और एक HOCl। ये तब कंडीशन थी जब मेरे पास डाइल्यूट और कोल्ड मैटर था। अब मैंने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो आप याद करो, किसी भी हेलोजन एसिड में तो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बढ़ सकती, पर किस में तो बढ़ा ही जा सकती है, ऑक्सी में। ऑक्सी में मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन थे, +1 +3 +5 +7। +7 तो ऐसे बन नहीं सकता, तो अब मेरे पास अस को छोड़कर एक में एक ही ऑप्शन है, कौन सा वाला, +5। तो +5 में मेरे पास क्या बनेगा, क्लोरिक। पर क्लोरिक तो बहुत बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होता है तब बनता है। सामने क्लास चल रही है क्या, डन। और एक लास्ट, जब इसको आप किस में से पास कर दोगे, स्लैग्ड लाइम में से, पासिंग थ्रू स्लैग लाइम का फॉर्मूला बोलो,
CaOH होल ट्वाइस। जैसे ही आप इसमें क्लोरीन पास करोगे ये क्या बना लेगा, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है बहुत बड़ा, बोलो क्या क्या है, CaCl2 CaOH होल ट्वाइस CaOCl2 dot some amount of water. So this is bleaching powder। और इसमें से ये वाला पार्ट ही कैसा पार्ट है, एक्टिव पार्ट। तो क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया बेटा अपने लिए। क्लोरीन में एक तो नेम प्रोसेस आया, कौन सा नेम प्रोसेस आया, डेकॉन। क्लोरीन वाटर किसकी तरह यूज होता है, ब्लीचिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसकी रिएक्शन NH3 के साथ अलग, NaOH के साथ अलग, और स्लैग लाइम के साथ क्या प्रोड्यूस करता है, ब्लीचिंग पाउडर। एक्चुअल में मिला जुला कर बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर COH भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना बेटा इससे ना। ये हटा दूं। अब चलो इस फैमिली का आखिरी मेंबर लिख के इसको एंड करते हैं, HCl। हर फैमिली का एक एसिड है बच्चे, इस फैमिली का एसिड कौन सा है, HCl। ठीक है, HCl। अब बताओ HCl वॉलेटाइल की नॉन वॉलेटाइल, जोर से बोलना पड़ेगा। किस किस को नॉन वॉलेटाइल बोला था, ओनली H2SO4 को, बाकी दोनों क्या बोले थे, वॉलेटाइल। अब आप याद करो H2SO4 को किंग ऑफ एसिड क्यों बोला था, क्योंकि वो दूसरों के बनाने में मदद करता है। तो यहां पर भी मुझे HCl की बनाने को के लिए किसकी मदद लेनी है, H2SO4। इस मेथड का नाम है सॉल्ट केक मेथड। क्या नाम है, सॉल्ट केक मेथड। NaCl को किससे ट्रीट कराया जाता है, H2SO4 के साथ। तो पहले राउंड में Na, और यहां से देखो क्या रिलीज हो जाएगा, HCl, क्योंकि ये Cl माइनस है और यहाँ पर H प्लस है, दो H है ना, तो एक H रिप्लेस हो जाएगा। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये है सॉल्ट, ये तो एसिड है, ये क्या है मेरे पास, सॉल्ट। और इस सॉल्ट को छोटे छोटे केक्स की फॉर्म में काट के रख लेते हैं, केक के फॉर्म में मतलब साबुन के जैसे छोटे छोटे पार्ट्स बना के रख लेते हैं। और जब फ्यूचर में जरूरत होती है तो इसमें और NaCl मिलाते जाते हैं। अब आप इसमें और NaCl मिलाओगे तो आपको याद है क्या बनेगा, Na2SO4, और फिर क्या रिलीज हो जाएगा, HCl। तो इसके सॉल्ट के केक बनाने की वजह से इस मेथड का नाम क्या रख दिया गया है, सॉल्ट केक मेथड। हर एक एसिड को बनाने का एक नेम प्रोसेस था बेटा, बताओ। नाइट्रिक एसिड को बनाने का नेम प्रोसेस ओस्टोर, सल्फ्यूरिक एसिड को कौन, और इसको सॉल्ट केक मेथड। सॉल्ट केक का मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्ट तो ये रहा, और इसके क्या बना लिए, केक, है ना। केक हमेशा खाने के लिए नहीं होते हैं, केक का मतलब एक तरह का सॉलिड मटेरियल होता है ना, उसको बना के रख लिया है साबुन की टिकिया के जैसा, इसलिए इसका पूरा नाम क्या बोला जाता है, सॉल्ट केक मेथड। सूडो हेलोजन, PSUEDO, सूडो
हेलोजन। सूडो हेलोजन का मतलब समझ रहे हैं? जो किसकी तरह दिखता होगा? हेलोजन की तरह। जिसके ऊपर चार्ज भी कैसा होगा? हेलोजन की तरह। जिसकी रिएक्टिविटी भी किससे मिलती होगी? हेलोजन से। तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ एटम्स in which one atom is nitrogen and act as halogens, उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? सूडो हेलोजन। और बड़ा फेमस है CN माइनस। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था CN माइनस और आयोडाइड दोनों एक तरह से एक्ट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो साइनाइड, आइसोसाइनाइड, SeCN, ये सब मेरे क्या बन गए बेटा? सूडो हेलाइड्स। तो ये सारे हेलोजन की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको हमने क्या नाम दे रखा है? सूडो हेलोजन्स। देखो चार्ज भी कितना आ रहा है? -1। और CN की तो रिएक्टिविटी बिल्कुल किसकी तरह थी? I- की तरह, इसीलिए हम इनको क्या कंसीडर करते हैं? सूडो हेलोजन। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूं, बोथ CN माइनस and I- act as reducing agent for Cu+2। वो Cu+2 को बेटा किस में कन्वर्ट कर देते हैं? Cu+ में। आखिरी ग्रुप का नाम बोलो। आखिरी ग्रुप के कई नाम हैं। दे आर नोन एज जीरो वैलेंट, दे आर नोन एज इनर्ट, दे आर नोन एज नोबल एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एरोजेंस। क्योंकि ये हमें किस में मिले? एयर्स में, इसलिए इसके 4 नाम है। काम बहुत कम है पर नेम्स बहुत सारे हैं इनके। मेंबर्स बोलो कौन कौन होंगे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ठीक है, पहले समझ लो, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, क्यों जल्दीबाजी? देखो बेटा, ये अपन जाते ना तो बुक से भी पढ़ सकते थे, पर एक बार मैं लिख रहा हूँ, एक बार आप लिख रहे हो, तो अपने को ये एक बार देखना है बस। देखने से क्या होगा, अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ भी गया तो हमारी क्लिक कर जाएगा, है ना? कुछ पढ़ा हुआ सा रहेगा। और इनके क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि देखने पर ही समझ में आ जाते हैं। सबसे पहले देखें कि इन तीनों का कोई भी कंपाउंड नोन नहीं है। नो नोन कंपाउंड, इन्होंने आज तक कुछ बनाया ही नहीं। ठीक है, क्रिप्टॉन का बना हुआ है एक कंपाउंड KrF2, और रेडॉन का भी एक कंपाउंड बना हुआ है RnF2। और ये दोनों का पता एक स्कीम से लगता है, और उस टेक्निक को बोलते हैं रेडियो ट्रेसर टेक्निक। उससे इन दोनों का पता लगा है खाली, पर इनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। सबसे ज्यादा स्टडी किस वाले पे हो रखी है? जिनोन। और आप कहते हैं जिनोन के बहुत सारे कंपाउंड बने हुए हैं, जिनोन के फ्लोराइड्स बने हुए हैं, जिनोन के ऑक्साइड्स बने हुए हैं, और जिनोन के ऑक्सीफ्लोराइड्स भी बने हुए हैं, लाइक XeOF4 and XeO2F2। तो दीज आर कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। इसके बारे में कहावत है, एक बात बोली जाती है कि 1962 में नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे। किस ईयर की बात कर रहा हूं? 1962। नील बार्टलेट ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड की ऑक्सीडाइजिंग नेचर पे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन्होंने क्या किया, O2 का ही ऑक्सीडेशन करवा दिया। O2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करवा के
पहला कंपाउंड बना लिया O2 प्लस और प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड पर नेगेटिव, ये कंपाउंड उनको मिला। यहां से उनके दिमाग में बात घूमने लगी कि यार O2 का, इस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का O2 के बताओ लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन किस जगह होते हैं? ABMO में, ABMO में होते हैं। तो वहां पर उनकी जो उन्हें आईपी मिली वो मिली 1175 किलो जूल। तो वहीं से उनको आइडिया लगा कि यार जब इसका मैं ऑक्सीडेशन करवा सकता हूं तो जिनोन की आईपी तो 1170 केल्विन किलो जूल है, नियरली सेम है। और वहीं से उन्होंने PTF6 का यूज करके पहला कंपाउंड जिनोन का बना लिया, ये वाला। इसका क्वेश्चन बोर्ड में तो आया हुआ था बेटा, है ना, कि भाई कौन सा पहला कंपाउंड उन्होंने बनाया। तो उन्होंने पहला कंपाउंड ये बनाया और वहीं से ही फिर किसके कंपाउंड बनने स्टार्ट हो गए? जिनोन्स के। बस क्या रखना पड़ता है? टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई। ठीक है, आप लिख लो, ये वाला पार्ट छोड़ के बाकी वाला लिख लो, ताकि फिर मैं एक साथ ही लिख लेना, मैं पूरा लिख दूंगा बोर्ड पे। ये वाला पार्ट लिखा हुआ इधर का लिख लो पहले आप, ये वाला पार्ट ये तो लिखा हुआ है ना आपका, तो ये वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं और इसमें से ये वाला पार्ट आप लिख लो, फिर मैं ये उल्टा रिवर्स साइड चलूंगा बोर्ड पे ना। तो जिनोन का पहला कंपाउंड कौन सा बताना है? ये वाला। और इसका कलर क्या बताना है? रेड। इसका भी रेड आया था और इसका भी रेड आया। तो रेड कलर के कंपाउंड का नेम पूछे तो आसानी से हम बता पाएंगे ना कौन सा बनाया, या तो ये बनाया होगा या फिर ये वाला। हाँ बेटा, रेडियो ट्रेसर टेक्निक। अब जिनोन के हमारे पास 3 कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, उन्हीं के से फिर आगे और कंपाउंड बनते हैं ना। तो अपने को यहाँ पर जिनोन के कंपाउंड्स बनाने, तो सबसे पहले आप देखो जिनोन को किससे ट्रीट कराया गया? फ्लोरीन से। तो क्या बन गया? XeF2। पर टेम्परेचर चाहिए अराउंड 673 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। अब मुझे F4 बनाना है, तो मुझे किसका कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ रहा है? फ्लोरीन का। तो यहाँ रेशियो ले लिया 1:5 और तब जाकर जिनोन का टेट्राफ्लोराइड बना। टेम्परेचर बढ़ाकर कर दिया 873 केल्विन और प्रेशर चल रहा है 627 बार। और ज्यादा फ्लोरीन का मैं कंसंट्रेशन बढ़ाते जाऊं, यहां ले लिया रेशियो 1:20, तब जाकर हम कहां पर पहुंच गए हैं? हेक्सा फ्लोराइड पर। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। टेम्परेचर प्रेशर तो मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए लिख दिया कि प्रोडक्ट बनाना कोई आसान नहीं है। क्या क्या इंक्रीज करना पड़ा? इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर, पर बन सकता है। वहां पे बताए क्या, जिनोन की आईपी बाकी लोगों की कंपैरिजन में थोड़ी सी कम आ रही है। देखो लास्ट वाला तो क्या है? रेडियो एक्टिव है, उसकी बात तो छोड़ ही दो। उन सब में सबसे बड़ा साइज किसका है? जिनोन का। तो उसके साथ ही इतनी दिक्कत आ रही है, तो हीलियम, नियोन और आर्गन ने तो कभी ने कोई कंपाउंड बनाया ही नहीं होगा, इसीलिए, है ना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमें पढ़ना है, हाइड्रोलाइसिस वाला, है ना। तो आप ये लिख लो, तब मैं हाइड्रोलाइसिस में स्टार्ट करूंगा। उसका क्वेश्चन है डिस्प्रोपोर्शन का, इसलिए इसको पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये नेम कहीं सुनो तो ध्यान रखना, ये नेम सिर्फ और सिर्फ कहां पर यूज हुए, इसी ग्रुप में। बेटा ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने जानबूझ के लिखी है कि आ सकता है कि हीलियम कहां कहां और मिल सकता है, तो इन 3 ओर्स में भी मिल सकता है, मोनाजाइट, पिच ब्लेंड एंड क्लेवाइट। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जो भी चीज एनसीईआरटी में कुछ लिखी हो या मॉड्यूल में कुछ लिखी हो, तो मोस्टली चीजें यहाँ पर आ जाएं बोर्ड पर, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें स्ट्राइक करे कि ये कहीं पढ़ा हुआ तो है अपना। नीट में तो नहीं आया कभी, वो आपने एक्सरसाइज 2 में देख ही लिए कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, है ना। पर हम हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें। जो लोग लिख लिया करो, जिन लोगों ने पहले लिख लिया वो है ना, बिगनर्स बॉक्स के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दिया करो बैठे बैठे, और यही पूछ लो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन में क्या है, एक एक करेक्शन करना है, पहले लिख लो फिर मैं बता रहा हूँ क्या करेक्शन। ढूंढो जब तक आप लोग करेक्शन बिगनर्स बॉक्स 9 में। आज तक कोई कंपाउंड नोन नहीं है। नहीं नहीं, ये अनस्टेबल नहीं, हमने लैब में इसके कंपाउंड बना रखे हैं भाई, ये तो बन नहीं सकता, ये इन दोनों में से इसके भी कंपाउंड नहीं बन पाए, पर एक बन गया, उसको अपन ने मेंशन कर लिया। पर सबसे ज्यादा किसके बने हुए हैं, जिनोन। इनका यूज भी आगे जाके देखेंगे अभी कि इनका क्या यूज है। मोनाजाइट, एक्चुअल में ये ओर की सीरीज है ना। ये वाला तो जो है ना, यूरेनियम का ओर है U3O8, ये थोरियम की सीरीज है THO2। इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है, इसमें बहुत सारे मिक्सचर्स हैं। अभी वाला पार्ट रब कर दूं, मुझको हाइड्रोलाइसिस बताना है, वही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, बताओ खुद ही बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। सर HF तो निकल जाएगा, है ना, तो यहां तो आप सबसे पहले किसको फ्री कर दो, HF को। अगर मैंने दोनों हाइड्रोजन रिलीज कर दिए तो क्या क्या प्रोडक्ट बचा है बताओ, जिनोन और ऑक्सीजन। और आपको याद है जिनोन और ऑक्सीजन एक साथ स्टेबल नहीं होंगे, इसीलिए हमें यहां पर एक प्रोडक्ट बनाना है, जिनोन ऑक्सीजन रिलीज कर देना है, बस ऐसे। हर जगह आपको एक प्रोडक्ट फिक्स रखना है, क्या बनाना है, HF। ठीक है, जिनोन और ऑक्सीजन इतनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज नहीं होते, इसलिए बीच में प्रोडक्ट बना तो था जिनोन का XeO, पर ये टूट कर क्या बना लेता है, जिनोन प्लस ऑक्सीजन। अब आ जाइए नेक्स्ट, वापस से यही होगा, पर अब इस रिएक्शन में हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिला, जिनोन मिला, O2 मिला, प्लस एक प्रोडक्ट और बनाना पड़ता है, वही तो डिस्प्रपोर्शन की रिक्वायरमेंट है। और मैंने बोला था डिस्प्रपोर्शन तो याद करना पड़ेगा। बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, 4। अभी क्या हो गई है, तो मुझे एक प्रोडक्ट और बनाना चाहिए ना, तभी तो डिस्प्रपोर्शन बोलूंगा। वो प्रोडक्ट होगा बेटा मेरे पास XeO3। इसीलिए यहां पर इस वाली रिएक्शन को
मैं कौन सी रिएक्शन बोलूंगा? डिसप्रपोर पहली वाली रिएक्शन को क्या बोलूं? पहली वाली रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं? देखो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। यहाँ क्या है, इसका रिडक्शन हुआ, तो किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन भी तो हुआ होगा। देखो वाटर -2, वाटर की ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2, और यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो इसका हो गया ना ऑक्सीडेशन। तो पहला वाला रिएक्शन किस चीज का है, रेडॉक्स का। तो दूसरा वाला रिएक्शन किसका है, डिसप्रपोर्शन प्लस रेडॉक्स बोथ। क्योंकि जो चीज ऑक्सीजन के साथ यहां हुई है वो यहां भी तो चल रही है, इसलिए ये वाली कौन कौन सी रिएक्शन है, रेडॉक्स प्लस डिसप्रपोर्शन। इसीलिए ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि रिडॉक्स भी हो रहा है और डिसप्रपोर्शन। लास्ट वाला केस देखो, ये आप एक्सेस बिगनर्स बॉक्स 3 में करके आए हो क्वेश्चन, ये वाला कि XeF6 का हाइड्रोलाइसिस हुआ। ठीक है, XeF6 का हाइब्रिडाइजेशन बोलो, sp3d3। क्या हमने हाइड्रोलाइसिस में ये नहीं पढ़ा था कि अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ अनइक्वल हो तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा चेंज। और ये मेरे को, अब आपको पता क्या करना है, हर जगह क्या जरूर रिलीज करना है, HF दिख रहा है कॉमन, तो इसमें भी HF उड़ाओ। अब अगर 2 फ्लोरीन चले गए तो उसकी जगह कौन आएगा, एक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज आता रहेगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंटेंट में। तो पहली बार बनेगा तो क्या बनेगा, XeOF4। फिर से हाइड्रोलाइसिस कराओ, फिर से 2 F कम कर दो, क्या बनेगा, XeO2F2। और फिर से देखो आप, एक और बार हाइड्रोलाइसिस होगा तो मेरे को मिलेगा XeO3। वहां जो है ना, सब लोग आओ पेज नंबर 16 पे, वो क्वेश्चन शायद आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, नहीं किया ना। आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 ये दे रखा है, XeF6 का हाइड्रोलाइसिस, और उसने सीधा प्रोडक्ट ये बनाया हुआ है ना। और हमने इसको 3 स्टेप में बनाया। उसका रीजन है कि अगर मैं 3 वाटर मॉलिक्यूल एक साथ दे दूं तो सीधा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होकर ये बन जाएगा। अब आप यहां देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या चल रहा है, और यहाँ पे क्या है, sp3। sp3 तो है, 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर। अब आपसे पूछे कोई कि बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, हो रहा है, बस यही तो उसमें इनकरेक्ट है, यही तो उसमें इनकरेक्ट। तो अपने को याद रखना है, क्या यहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में से कुछ हुआ है कि वहां से यहां तक कुछ नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो पहले भी 6 थी, हर जगह क्या चल रही है, 6 से ही चल रही है। तो दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स। तो जब XeF6 का हाइड्रोलाइसिस होगा तो रेडॉक्स नहीं होगा, और ना ही क्या होगा बेटा, डिसप्रपोर्शन होगा। ये हम क्या देख के बता रहे हैं, प्रोडक्ट देख के। सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कौन सा वाला रहेगा, डिसप्रपोर्शन, क्योंकि वहां रेडॉक्स भी चल रहा है और डिसप्रपोर्शन भी चल रहा है। वो तो पहले लिखा हुआ था। अरे ये वाला पार्ट तो पहले लिखा था, वही हटाया मैंने। ये तो हाइड्रोलाइसिस बताया अलग से।
बेटा ये था पेज नंबर 54 का क्वेश्चन नंबर 8। करो उसमें करेक्शन। सही है क्या? एक चीज गलत है, उसने फ्लोरीन की जगह क्या लिखना चाहिए था? क्लोरीन। तो आप वहां पे फ्लोरीन को क्या कर लो? क्लोरीन। तब आपका आंसर सही होएगा। ग्रेनिश येलो तो किसका कलर है? फ्लोरीन। अच्छा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 करो तो इसी बिगनर्स बॉक्स का देखो, क्वेश्चन करेंगे ना तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहले केस में क्या दे रखा है? NaCl। और किससे ट्रीट करा है? कंसंट्रेटेड H2SO4। दूसरे केस में क्या है बोलो? NaBr। तीसरे केस में क्या है? NaF, है ना, और कंसंट्रेटेड H2SO4। NaF प्लस। ठीक है, अब आओ देखो बोर्ड पर, सब लोग ध्यान से देखो। कंसंट्रेटेड H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर आप याद करो किसके कंपैरिजन में वीक है? ओजोन के, नाइट्रिक। वो इसको कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता तो कौन सी पॉसिबिलिटी बची? डबल डिस्प्लेसमेंट। बस Cl किसके साथ चला जाएगा? H के साथ HCl बन गया। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़कर आए थे, ठीक है, इस वाली में बताओ क्या होगा? ये इसका तो ऑक्सीडेशन कर ही सकता है, क्योंकि ब्रोमाइड और आयोडाइड का तो हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये क्या बनेगा? Br। कौन से कलर की गैस निकलेगी? रेडिश ब्राउन। इसका मतलब ये सही लिखा है। इसका ऑक्सीडेशन करके कुछ बनाया जा सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगी। यहाँ पे देखो NaF, फ्लोराइड का ऑक्सीडेशन क्लोरीन कर पाएगा क्या? En के बेसिस पे नहीं होगा, इसलिए ये रिएक्शन। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? सेकंड। इस तरह से आंसर करने हैं अपने को, है ना। इसी तरह से बिगनर्स बॉक्स, यही बिगनर्स बॉक्स चलता रहेगा अभी थोड़ी देर, है ना। इसी का क्वेश्चन नंबर आप आगे देखो, पेज टर्न करके 54 पे। इसका क्वेश्चन नंबर देख लो, ये 7। पहला कंपाउंड क्या बनाया? नील बाटले ने, वही बना लेंगे ना। ठीक है, अब आप आगे आए। इस पहले बिगनर्स बॉक्स के और क्वेश्चंस करेंगे आप, है ना। और आप करते रहना, और क्वेश्चंस जो है उन्हें चेक करते रहना कि कैसे करा जा रहा है क्वेश्चंस को। अब आ जाइए नेक्स्ट। अपने पास यहां पर एक इनका फंक्शन है, एज ए फ्लोरीनेटिंग एजेंट। जिनके पास फ्लोरीन हो और वो हाईली अनस्टेबल हो, तो वो उनका फंक्शन किसकी तरह होगा? फ्लोरीनेट। आज कितने टाइप के फ्लोरीनेटिंग एजेंट पढ़ चुके हो इससे पहले? एक O2F2 और दूसरा इंटर हेलोजन। ये तीसरे आ गए फ्लोरीनेटिंग। अब देखो बेटा, फ्लोरीनेटिंग का मतलब ये देखो, हाईली अनस्टेबल है, जैसे हाइड्रोलाइसिस किया टूट टट गए। इसका मतलब इनका फंक्शन कुछ अलग ही रहेगा। तो यहां पर सबसे पहले ये फ्लोरीन डोनर हो जाएंगे। फ्लोरीनेटिंग का मतलब क्या है? फ्लोरीन या तो देंगे या फ्लोरीन क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो जब इनके पास पी ब्लॉक का कोई कंपाउंड होगा, तब ये किसका फंक्शन करेंगे बेटा? डोनर का। और जब इनके पास एस ब्लॉक का कोई फ्लोराइड आएगा, तब इनका फंक्शन किसकी तरह हो जाएगा? रिसीवर। अब आप एक खुद बात सोचो, क्या कोई भी एस ब्लॉक से बड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सकता है? इसका मतलब एस ब्लॉक का मेटल तो हमेशा अपने ऊपर कौन सा चार्ज रखेगा? पॉजिटिव। इसलिए उनके साथ इनका बिहेवियर कैसा होगा? रिसीवर। और बाकी पी ब्लॉक के साथ डोनर। अब आपसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसके बारे में करते हैं बात। मान लीजिए हमें दे दिया कि XeF4 की रिएक्शन किससे करा दी जाए? CSF से। किससे करा दी? CSF से। बताओ, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन डोनेट करेगा कि रिसीव करेगा? रिसीव। क्यों करेगा? क्योंकि एस ब्लॉक है। तो अपने पास नया प्रोडक्ट क्या बन गया? XeF5 माइनस। तो सीजियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा?
प्लस बैलेंस करने के लिए चार्ज ही तो बनाना है, तो प्लस आ गया। और यहां पर मान लीजिए इसके पास XeF2 है और इसके पास रिएक्शन करने के लिए आ गया PF5। बताओ इसका फंक्शन डोनर होगा कि रिसीवर होगा? सर इस बार डोनर है, इसीलिए ये अपने ऊपर कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा? पॉजिटिव। तो ये फ्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा ना बेटा, तो ये बन गया। तो इस तरह से P ब्लॉक के साथ डोनर और S ब्लॉक के साथ रिसीवर। अब आपसे क्या पूछेगा कि ऑन ट्रीटिंग XeF2 with PF5 a complex is formed, find hybridization of anionic part। किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो? एनायन का। तो ये रहा एनायन, बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है? sp3d2। तो बेटा इसके क्वेश्चन अगर आएंगे ना तो इसी तरह के आएंगे, टेढ़े मेढ़े। तो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब हमें समझ में आए कि अच्छा इसका कुछ काम फंक्शन देख रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से आएगा इसका। ठीक है, और एक लास्ट टॉप, ये लिखा नहीं? हाँ लिख लो। बस इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद ये पी ब्लॉक खत्म आज। हाँ आज उठना ही है इसको खत्म करके ना, बस लास्ट के 5 मिनट और बचे। अब रब करो ये वाला पार्ट, लास्ट टॉपिक लिखे इसका, क्लेथरेट कंपाउंड। क्लेथरेट कंपाउंड, जैसे मेटल का लैटिस होता है ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी लैटिस होते हैं। वहां पर मेटेलिक बॉन्ड से लैटिस बनता है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड से लैटिस बनता है। जैसा आपने पढ़ा हुआ डाइक्विनॉल है ना, तो अब आप देखो क्या इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है सर। ये देखो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? हाइड्रोजन। तो इन्होंने मिलकर अपना क्या बना लिया? एक लैटिस, है ना? किसका लैटिस है? ऑर्गेनिक का। अब इस लैटिस में ये जो वॉइड है बीच में, इस वॉइड में आकर कोई इनर्ट गैस या नोबल गैस बैठ गई, तो इस कंपाउंड का नाम क्या रख दिया जाएगा? क्लेथरेट कंपाउंड। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन हो गई, व्हेन लार्ज inert gas occupy void of organic compounds in their lattice, उस कंपाउंड को अब हम कौन सा कंपाउंड बोल देंगे? क्लेथरेट। पर होना कौन चाहिए? बड़ा। बड़ा किसको बोलते हैं हम? जिनोन, क्रिप्टोन। जिन तीनों ने कोई काम नहीं किया उनको कभी बड़ा नहीं बोलना है। किन तीनों ने काम नहीं किया? हीलियम, नियोन, आर्गन। वो कभी भी किसी काम के नहीं है, इसलिए उनका कुछ नहीं बनाना। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज क्लेथरेट, क्योंकि जगह इतनी बड़ी है कि बड़ा है, बड़ा एटम चाहिए, इससे बड़ा ही यहां लगा है।
ठीक है, अब बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? अरे इन दोनों के बीच वॉन्डरवॉल। क्यों है वॉन्डरवॉल? अच्छा, इसको कहीं पढ़कर आए थे आप एक्सेप्शन में? डाइपोल, ये डाइपोल है, इनका म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये कौन सा बॉन्ड है? नॉन डाइपोल और डाइपोल के बीच का इंटरेक्शन है ये, जिसको हम एक और नाम दे सकते हैं डिबाई। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते डिबाई? क्योंकि हमने इसमें नॉट इक्वल टू 0 बोला था डाइपोल, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अनसिमेट्रिकल सी बताई जा रही थी। दो ही तो एग्जांपल थे, SH SH, OH OH, है ना? नहीं, ओपन बुक इसमें नहीं था, H2O2 में होता है ओपन बुक, है ना? वहां तो अपन ये बोल रहे थे कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसलिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेंट हो जाता है, और बेंट होने की वजह से इसमें म्यू आ जाता है। देखो इसमें है ना, इतना बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं, सिर्फ आराम से आपको नेम्स याद होने चाहिए। नेम्स याद हो गए और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो हम आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब जाकर ये चैप्टर गया है खत्म, ठीक है? हाँ, अपने लिए ही बजा लो अब तो आप ताली, क्योंकि आपने इसको जैसे तैसे ना कंप्लीट किया है। ये बहुत लेंदी चैप्टर था अपना, है ना? और कल का टाइमिंग क्या रहेगा? 10:30 से, है ना? और उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ ही जाती होगी, है ना? सारे बिगनर्स बॉक्स कंप्लीट करो। एक्सरसाइज 2, अच्छा एक्सरसाइज 2 का एक क्वेश्चन रह गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो वाला क्वेश्चन परेशान करेगा, यहीं देख लेते हैं। बताओ, क्या ये एक तरह का एडिशन कंपाउंड बना है कि नहीं बना है? बना है। आपको एडिशन कंपाउंड बनाने का एक मेथड अपन ने और पढ़ा था, कि जब कोई ऐसे दो सॉल्ट मिले आपस में तो उनसे कॉम्प्लेक्स बना लेना। कॉम्प्लेक्स में एक सेंट्रल एटम होगा और एक लिगेंड होगा। देखो पेज नंबर 65 पे आओ, पेज नंबर 65, और क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, इसमें ये है 23। अब आप ध्यान से देखो, मेरे को एक मिनट बेटा, तेरे मॉड्यूल दे दे, मैं सिर्फ ना डेटा लिख ले रहा हूं। देखो क्या क्या दिया हुआ है। AlF3 किसके साथ ट्रीट कराया है? HF के साथ, ठीक है? अब मुझे इसमें क्या बनाना है कि एक और चीज दी हुई है, किसकी प्रेजेंस में? KF की। अब मुझे कुछ बनाना है, अब ध्यान से समझो, यहां पर मेरे पास क्या क्या चीज है? AlF3, HF और KF। क्या आपको इसमें एक लिगेंड दिख रहा है? कौन है? फ्लोरीन। बन गया फ्लोरीन। क्या इसमें आपको एक सेंट्रल एटम दिखाई दे सकता है? एल्यूमिनियम, क्योंकि इन दोनों में से सेंट्रल एटम बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की है, तो ये बन गया एल्यूमिनियम, ठीक है? अब अगर ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे दोनों मिलकर, तो इसके चार्ज को कौन बैलेंस करेगा? पोटेशियम। यही सब होना है। अब आप देखो, एल्यूमिनियम के ऊपर जनरली कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चाहिए? 6, तो यहाँ 6 से लिखूं। अब देखो इसके ऊपर कितना चार्ज चढ़ गया? -3। उस -3 को किससे बैलेंस करेंगे? +3 से। इसलिए मेरे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया? K3AlF6। इसलिए मेरा आंसर यहाँ पे कौन सा आएगा? 4th वाला। समझ रहे मेरी बात? कैसे निकाला मैंने? एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट से मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, और कोऑर्डिनेशन के ऊपर जो चार्ज आया उसको कैटायन से बैलेंस किया, और कैटायन मेरे को कितना चाहिए? 3 टाइम्स, क्योंकि वही उसको बैलेंस कर पाएगा। इसलिए मेरा आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? 4।